नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मातृभूमि एलएस पर। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं दोस्तों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, एक है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। अब देखते हैं दोस्तों, जूलॉजी में हम इसमें जंतु का अध्ययन करते हैं। जितने भी जंतु होते हैं इसमें हम जंतु का अध्ययन करेंगे, और वनस्पति विज्ञान में इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। अब इसकी एक शाखा है दोस्तों टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। ये क्या होती है दोस्तों, देखते हैं। ये जूलॉजी की एक शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का नामांकन और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव जंतु को अलग अलग समूह में बांटा गया है। अब दोस्तों ध्यान देना है आपको कि 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरल, ने 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। बात करते हैं दोस्तों, प्राणी दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। बात करते हैं तो एक होते हैं एककोषी प्राणी यानी यूनिसेलुलर, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी यानी मल्टीसेलुलर। अब ये एक कोशिकीय प्राणी कैसे होते हैं दोस्तों? ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, और ये मल्टीसेल यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। अब एक कोशिकाओं में कौन कौन से आते हैं? सभी एक कोशिकीय प्राणु एक संघ समूह बांटा गया है जिसका नाम है प्रोटोजोआ संघ। और वहीं बात करते हैं दोस्तों बहुकोषीय प्राणी की ओर, तो इसको नौ समूह में बांटा गया है, जैसे कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनिलेडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा। तो बात करते हैं दोस्तों धीरे धीरे एक एक करके अध्ययन करेंगे हम। दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ संघ के बारे में। बात करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले किसने इसका उपयोग किया? गोल्डफस्ट ने किया था। सबसे पहले इसका जो नामकरण किया था, इसका उपयोग गोल्डफस्ट ने किया था। और प्रोटोजोआ सबसे साधारण एक कोशिकीय जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जंतु पहले अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों अपन इसके बारे में कि एक कोशिकीय जंतु होते हैं, यानी इनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। और आगे देखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। आगे देखते हैं, इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक यानी टिश्यू या अंग ऑर्गन नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस संघ के जीव के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया इसके बाहरी सतह के रास्ते होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। इसको चप्पल जंतु कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका आकार चप्पल की तरह होता है, इसलिए इसको चप्पल जंतु भी कहा जाता है। अगला है युगलिना। युगलिना को ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है दोस्तों। और अगला है ट्रिप्नोसोम गैबियंस। ये क्या होता है दोस्तों? इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। ये सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। और लास्ट है एसिटिबुलेरिया। और यह क्या है दोस्तों? यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। तो हमने दोस्तों जो जाना प्रोटोजोआ संघ के बारे में। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जो हमने बहुकोशिकीय को 9 संघों में बांटा था, उसका पहले संघ के बारे में अध्ययन करते हैं, संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ
के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, यानी समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थों पर पाए जाते हैं। आगे है, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये, जिन्हें ओष्ठीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओष्ठीय कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन, जल और जितना भी भोजन सब कुछ इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पहुंचता है। आगे है, इनका आकार अनियमित होता है, यानी कोई इनका निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आकार बदलता रहता है। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संघ पोरिफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इन संघ के जीवों को सामान्यतः अपन स्पंज के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इनके एग्जाम्पल की ओर। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो साइकन है, यू स्पंजिया है, यूप्लेक्टिला है और स्पेंजिला है। ये 4 एग्जाम्पल है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले संघ की ओर। अगला संघ है अपना सीलेंट्रेटा। इसको सामान्यतः प्रवाल जंतु भी बोला जाता है और इसका नया नाम क्या है दोस्तों? इसका नया नाम है निडेरिया। आगे देखते हैं दोस्तों। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। आगे इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये शोषण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी यह शोषण करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। देखते हैं आगे दोस्तों। अब आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ दोस्तों। आपको एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, के बारे में आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण इन्हीं जंतु के द्वारा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण इन्हीं जंतु के द्वारा हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, सिक्रेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी से इसका निर्माण हुआ है। अब दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा। और हाइड्रा इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। ये मीठे जल में पाया जाता है। और दूसरा है ऑरेलिया। ऑरेलिया को ही दोस्तों जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये फिश नहीं है, ये मछली नहीं है, लेकिन इसको जेलीफिश कहा जाता है। अगला है मूंगा। तो दोस्तों ये इसके सीलेंट्रेटा के उदाहरण थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला संघ देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी इसको चपटे कृमि भी बोला जाता है। देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसमें आहार नाल होती नहीं है तो दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल की ओर देखते हैं तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, फैसियोला और टीनिया सोलियम। ये दोस्तों अपनी आंत में भी पाया जाता है, टीनिया सोलियम। तो दोस्तों ये इसके उदाहरण थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली संघ की ओर बढ़ते हैं। अगला संघ है दोस्तों एस्केहेलमिन्थेस। इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो दोस्तों इन्हें राउंड वर्म यानी गोल कृमि भी कहते हैं। इनको दोस्तों राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित भी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड भी होते हैं, और कुछ स्वतंत्र भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल है एस्केरस थ्रेड वर्म। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला संघ है अपना एनिलिडा। इसकी अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी और स्वतंत्र जीव भी, तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और ये परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका शरीर कैसा बटा होता है? खंडों में बटा होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों केंचुआ। केंचुआ इसका एग्जाम्पल है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटमा पोस्टुमा। ध्यान रखना दोस्तों, केंचुओं में एक भी आँख नहीं पाई जाती, कोई आँख नहीं पाई जाती दोस्तों केंचुओं में। तो बात करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों
और एक और एग्जाम्पल है जोंक, वो तो लगभग आपने देखी होगी दोस्तों। तो आप बात करते हैं दोस्तों अगले संघ की ओर बढ़ते हैं। तो अगला संघ है अपना अर्थपोडा। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संघ है और यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थपोडा ही है। बात करते हैं दोस्तों आगे। पृथ्वी का 2/3 अर्थपोडा ही उपाय है। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं इसमें से 2/3 भाग यानी 66 यानी 67% जीव अर्थपोडा संघ में ही आते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु दोस्तों तीनों जगह पर, जल में भी मिलेंगे, थल में भी और वायु में भी मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सिर यानी हेड, वक्ष यानी थ्रोट और उदर यानी एब्डोमेन। दोस्तों ये 3 होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी अर्थपोडा संघ में कीट वर्ग भी आते हैं। जितने भी कीट वर्ग होते हैं सभी कीट पतंग सभी अर्थपोडा वर्ग में ही आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कुछ। इसके एग्जाम्पल में बिच्छू है, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक नोट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं यानी कुल 6 टांगें होती हैं। लेकिन दोस्तों मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं दोस्तों। अब ये कीट वर्ग में क्यों नहीं आती? क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। मकड़ियों के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में सिर्फ 6 पैर वाले ही जंतु आते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है मकड़ी किस वर्ग में आती हैं? तो कीट वर्ग में नहीं आती लेकिन अर्थपोडा संघ में जरूर आती हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले संघ की ओर देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य कैसे होंगे दोस्तों? समुद्री होते हैं। आगे देखेंगे तो इन जीवों की त्वचा पर कांटे भी पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा पर क्या मिलेंगे? कांटे नुमा जैसी संरचना मिलेगी और कांटे मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आता है स्टारफिश, ये इसके साइंटिफिक नाम है एस्टेरियस। दूसरा है समुद्री आर्चिन, तीसरा है समुद्री खीरा और अगला है ब्रिटल स्टार। अब दोस्तों ये सभी जंतु है ना मछलियाँ नहीं होती लेकिन लग रहे होंगे ये स्टारफिश, ये मछली लग रही होगी लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है दोस्तों। ये इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अगला संघ है अपना मोलस्क संघ की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोस्तों ध्यान रखना ये अर्थपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का ही है। तो बात करते हैं इसमें इन जीवों का शरीर बहुत मुलायम होता है। अब मुलायम होने के कारण इनको मोलस्का कहा जाता है दोस्तों। आगे तो देखते हैं इस संघ के मैक्सिमम जीव, अधिकतम जीव समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं यानी कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। इन जीवों में श्वसन कैसे होगा? गिल्स होते हैं। जैसे मछलियों में गिल्स होती हैं इनमें भी गिल्स होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स के माध्यम से भी होता है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। इसको ही दोस्तों डेविल फिश कहा जाता है लेकिन ये मछली नहीं है फिर भी। ऑक्टोपस है, सीप है, हेलियोटिस है और दोस्तों पायला यानी घोंगा है। ये इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कोर्डेटा संघ के बारे में बात करते हैं। तो कोर्डेटा यह संघ काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है। क्यों है? क्योंकि ये संघ अपन को अधिकतर दिखाई देता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है। अब इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब इसी संघ में आते हैं यानी कोर्डेटा संघ में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कोर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। अब इसको 5 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग यानी 5 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। अब इसके उपवर्गों में से अलग अलग उपवर्ग देखते हैं दोस्तों। अब पहला उपवर्ग की बात करते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में क्या है दोस्तों?
इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं, जितनी मत्स्य वर्ग में सभी मछलियाँ आती हैं, यही है मछलियाँ असली। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, यानी गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा ये श्वसन करती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। शार्क एक मछली है। शार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती, उपस्थित नहीं होती दोस्तों। इसमें उपास्थि होती है लेकिन हड्डी नहीं होती। इसे डॉगफिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हिप्पोकैम्पस। यह एक समुद्री मीन है, जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये समुद्री घोड़ा है लेकिन ये मछली है। इसका नाम भले ही समुद्री घोड़ा है लेकिन ये मछली है, इसको बहुत ध्यान रखना है बारीकी से। विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली है ये समुद्री घोड़ा ही विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। इसका एक नोट देखना दोस्तों, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह एक मैमल यानी स्तनपायी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली मछली, एक गैम्बूसिया नाम की मछली होती है। गैम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। अब इसको मॉस्किटो फिश क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है, यानी इसको तालाबों में और कुओं में छोड़ देते हैं तो ये मच्छरों को लार्वा को खाती है, इसलिए इसको मॉस्किटो फिश कहा जाता है। आगे देखते हैं पाषाण मछली यानी स्टोन फिश। ये सबसे विषैली मछली होती है। और इसके अलावा वो और भी उदाहरण है मछलियों के, जैसे फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पीडो, रोहू, कतला, ये सभी इसी मत्स्य वर्ग में आते हैं दोस्तों। अब अगले उपवर्ग की बात करते हैं दोस्तों। अगला उपवर्ग है अपना उभयचर। तो इसके बारे में देखते हैं। अब इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, यानी जल में भी मिलेंगे और स्थल में भी मिलेंगे, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया रखा गया है या उभयचर रखा गया है। ये दोनों मिलेंगे, जल में भी स्थल में भी। अब आगे देखते हैं इसमें, इसके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं और बाल पंख नहीं होते हैं, पर इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। इस वर्ग में जो जीव आते हैं वो किसके माध्यम से सांस लेते हैं दोस्तों? त्वचा के द्वारा ये सांस लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है मेंढक, हाइला, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आगे अगले उपवर्ग की बात करते हैं दोस्तों, सरीसृप वर्ग यानी रेप्टाइलिया वर्ग। इसमें रेप्टाइल आते हैं। ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, मतलब स्थलवासी होते हैं अधिकतर, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं। ये सभी जंतु अनियमिततापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अपने शरीर को अपने तापमान के अनुसार, भारी तापमान के अनुसार ये अपने शरीर को परिवर्तित कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। कछुआ है, घरेली छिपकली, अजगर है, मगरमच्छ है, ये रेंगने वाले जंतु होते हैं दोस्तों। मगरमच्छ है, एलिगेटर है, डैक्रो है। अब एक नोट है दोस्तों कि डैक्रो को उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है। ये डैक्रो फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है डैक्रो को। अगले वर्ग की बात चलते हैं दोस्तों आगे, पक्षी वर्ग की बात करेंगे हम। तो इस वर्ग के अंदर हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले भी पक्षी प्राणी होते हैं। आगे देखें, इस वर्ग के जंतु नियततापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। ये गर्म खून वाले होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़ 3 भागों में विभाजित होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कबूतर है, मोर है, तोता है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं, ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच ही है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका नाम एप्टेरिक्स है दोस्तों। ये कीवी भी एक पक्षी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है, गुंजन पक्षी। इसका एक नोट देखते हैं दोस्तों। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। दोस्तों एक ऐसा पक्षी भी है और जो पीछे की ओर उड़ता है दोस्तों। कितना आश्चर्य वाली बात है दोस्तों, पीछे की ओर उड़ता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। और अगला देखते हैं दोस्तों, अबाबील यानी स्विफ्ट जो कार भी आती है, स्विफ्ट है। यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है दोस्तों, इसी वजह से इस कार का नाम स्विफ्ट रखा है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है और सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
स्तनधारी वर्ग की बात करते हैं, स्तनधारी वर्ग की बात करते हैं तो दोस्तों इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं, अधिक विकसित भी होते हैं और समतापी होते हैं। अब स्तनधारी वर्ग को दोस्तों 3 उपवर्ग में सब क्लासेस में बांटा गया है। ये सब क्लासेस हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब प्रोटोथीरिया में क्या होता है दोस्तों, ये स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं, मतलब कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, उसको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, एकिडना, मोनोट्रिम और एक और है प्लेटिपस। इसके 3 हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मेटाथीरिया में यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म भी देते हैं, अंडे भी नहीं देते और पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म भी नहीं देते, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। और यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, इसका उदाहरण है दोस्तों कंगारू। कंगारू में एक थैली होती है दोस्तों, यह अपरिपक्व, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है दोस्तों, जब तक वो बच्चा उसकी थैली में रखा रहता है दोस्तों, ये कंगारू है। यूथेरिया की बात करते हैं दोस्तों, ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चूहा है, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल दोस्तों ये स्तनधारी में आती है, मछली में नहीं आती। भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़ है, चमगादड़ दोस्तों पक्षी में नहीं आता, चमगादड़ भी स्तनधारी में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी मछली नहीं है, ये स्तनधारी में आती है। कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, तो दोस्तों ये यूथीरिया थे। अब एक नोट देखना दोस्तों, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और श्रू सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी प्राणी जगत का पूरा क्लासिफिकेशन। दोस्तों कैसी लगा ये हमारी वीडियो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।